देखती आंखों सुनते कानों को सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। गुड आफ्टरनून। आज 26 अगस्त है और इस वक्त मेरे पास 1:23 हुए हैं दोपहर के। मैं आज ये मेरा एक स्पेशल वीलॉग है और वो इसलिए है कि मैं आज इंडिया और पाकिस्तान के जो व्यूवर्स हैं मेरे, या वो लोग हैं जो पहली दफ़ा इस मेरे वीलॉग को देखेंगे, मैं उन सब से मुखातिब हूँ। मैं आज ख़ास तौर पे कोशिश करूँगा कि मैं एज़ ए जर्नलिस्ट बात करूँ, ना कि एज़ ए पाकिस्तानी या किसी और रेफ़रेंस में बात करूँ, और ईमानदारी के साथ जायज़ा लूँ आवाम के इंटरेस्ट में। मेरा हमेशा से बिलीव रहा है कि जर्नलिस्ट वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, not in the interest of the government or governance body or political party or something। उसमें मैं समझता हूँ कि पिछले 40 साल में मेरे जो व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो इस बात का वो सबूत है मेरे लिए कि वो मेरे इस काम को समझते हैं कि मैंने बड़ी ऑनेस्ट वे में जर्नलिज्म को निभाया है और बात की है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे मौज़ूआत पाकिस्तान से मुताल्लिक़ होते हैं और उनके अंदरूनी हालात से मुताल्लिक़ होते हैं, तो कहीं-कहीं पर वहाँ पर एज़ ए पाकिस्तानी भी बात करनी पड़ती है। और जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा ओपन है, उसमें इतना एथिकल और प्रोफ़ेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको बाज़ दफ़ा नज़रअंदाज़ भी कर दिया जाता है और खुल के बात की जाती है। लेकिन जब बात आती है प्रोफेशनल जर्नलिज्म की, जो मैंने किया है, और अब ज़ाहिर है कि व्लॉग भी करता हूँ, प्रोफेशनल भी सोशल मीडिया को भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो वो उसमें कभी-कभी जो प्रोफेशनल एथिक्स होती हैं वो हदें पार करके, क्योंकि वो मौज़ू ऐसे होते हैं, वो इंसानी हकूक़ को पामाल करने की बातें जब सामने आती हैं, उस पे बात की जाती है, तो तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है और उसमें फिर बहुत सारी हदें जर्नलिज़्म की पार करके उनको बेनकाब किया जाता है, जो ज़ुल्म व ज़्यादती और इंसानियत को बर्बाद करने के लिए एक मनसूबाबंदी के तहत हुकूमतें और रियासतें करती हैं, तो मैं उस पे भी बात करता हूँ। लेकिन जब मैं जनरली बात करता हूँ, तो एक बिग होराइज़न में बात करता हूँ। मेरे व्यूअर्स जो हैं, चाहे वो मेरा मल्टीकल्चरल इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, वो पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, श्रीलंकन भी हैं और मिडल ईस्टर्न भी हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि उन सबको हेल्दी पॉजिटिव जर्नलिज्म दिया जाए। मेरे दोस्त, ज़ाहिर है मेरा बैकग्राउंड पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं, और इसके अलावा फिर इंडियंस भी हैं, टर्किश भी हैं, लबनानी भी हैं, तो इस मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट में सारे मेरे दोस्त हैं। बांग्लादेशी भी हैं, जो इस बात की मेरी सराहते हैं कि मैं बड़े न्यूट्रल होके बात करता हूँ। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे कोई बात हो, तो मैं उसमें दरेग नहीं करता और साफ बात करता हूँ। और कई दफ़ा मुझे थ्रेड भी होती हैं, लेकिन जर्नलिज्म में ये होता है। तो ये मेरा वीलॉग जो है वो आवाम से है, लोगों से है, हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको गौर से पूरे मेरे वीलॉग को देखें, और माज़रत ये कुछ लंबा भी हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, ख़ास तौर पे जो मेरे इंडियन व्यूअर्स हैं जो कम हैं, उनको चाहिए कि ये इसको, क्योंकि एक पॉज़िटिव मैसेज मैं दे रहा हूँ, तो इसको फॉरवर्ड करें। और आजकल का तकाज़ा भी यही है कि हमें पॉज़िटिव बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। हमारी जो तारीख़ है वो बड़ी तल्ख़ है, बड़ी भयानक है। मैं जब बात करता हूँ, ज़ाहिर है कि उसमें उर्दू का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ऐसे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल होता है जो शायद जो प्योर हिंदी समझते हैं, उनको वो लफ्ज़ भारी लगें। तो मैं कोशिश करूँगा इसमें कि मैं जो एक साउथ एशिया की या इंडो पाक की एक कॉमन मार्केट लैंग्वेज है, हिंदुस्तानी जिसे कहा जाता है, मैं उसमें बात करूँ ताकि सबकी समझ में भी आए। तो बात करते हैं। मैंने अभी 4-5 दिन हुए हैं, बड़ी खुशी हुई मुझे ज़ाती तौर पे एज़ ए जर्नलिस्ट ये जानकर के हिंदुस्तान के साइंटिस्ट ने, स्पेस साइंटिस्ट ने चाँद पर अपनी जो एयरक्राफ्ट है, स्पेस एयरक्राफ्ट, वो लैंड की, वहाँ पर चहलकदमी भी की, और ये एक उनके साइंटिस्ट की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और हिंदुस्तान की नहीं बल्कि एशिया की, क्योंकि एशिया पहला मुल्क है जिसके साइंसदानों ने ये एज़ाज़ हासिल किया है
चाइना के अलावा, चाइना है, एशिया में है चाइना भी, लेकिन साउथ एशिया को मैं कहूँगा या इंडो पाक को भारत ने ये उसको एजाज़ जाता है कि उनके साइंसदानों ने भी अब स्पेस टेक्नोलॉजी में इतनी महारत हासिल कर ली है कि वो दूसरे सैयारों पर जा रहे हैं। अच्छी बात है और वो एक जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैंने जैसे ही खबर सुनी तो मैंने पोस्ट भी किया, मुबारकबाद भी थी कि मेरे जितने इंडियन दोस्त हैं उनको भी मुबारकबाद भेजी और ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। मैंने हमेशा से बात की है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम की मैंने फलाह बहबूद के लिए उनकी जो अ, जेन्युइन उनकी जो हुकूक की उनकी जो आज़ादी है उसके लिए मैंने बात की है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की है, इंटरेस्ट की बात की है, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि चाहे हिंदुस्तान के लोग हों या पाकिस्तान के, बुनियादी ज़रूरतें, बुनियादी हुकूक सब एक ही जैसे हैं। सबको 3 टाइम का गारंटी चाहिए, खाने की, नौकरी चाहिए, बिज़नेस चाहिए, आज़ादी चाहिए, मज़हब की आज़ादी चाहिए, कल्चर की आज़ादी चाहिए, ज़बान की आज़ादी चाहिए, सहाफ़त की आज़ादी चाहिए, अपनी आवाज़ की आज़ादी चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हों या पाकिस्तान में रहते हों। और जर्नलिस्ट, दानिश्वर, सहाफ़ी, राइटर्स पत्रकार कहते हैं मेरे ख़्याल है हिंदी में जिसे, उनको आज़ादी होनी चाहिए कि वो खुल के बात करें, अवाम की तर्जुमानी करें, अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हों वो, और उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जितनी होनी चाहिए थी या होनी वो बिल्कुल नहीं मिली। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादा अरसे मिलिट्री की हुकूमत है, डिक्टेटर्स की हुकूमत रही, मैं उस पे बात करूँगा। तो जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान पर भी बात करूँगा, हिंदुस्तान की बात करूँगा, हुकूमतों पर भी कि उनके क्या उन्होंने कोताहियाँ की हैं, क्या उन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, ऐसी पॉलिसी नाफ़िज़ की है जिससे कि हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की जो रियाया है, जो अवाम है, उनको डिवाइड किया गया, उनको एक-दूसरे से मिलने से रोका गया, जो आज तक जारी है। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी सबकी, सारी अवाम की। अगर देखा जाए हिंदुस्तान जो है वो तकरीबन अब 1.5 अरब अवाम का मुल्क है। पाकिस्तान 24-25 करोड़ की अवाम है और एक-दूसरे से मिल नहीं सकते। हुकूमत दोनों हुकूमतों की पॉलिसीज़ की वजह से जो एक तरफ तजर्बा है, और मैं समझता हूँ इसमें कसूर इन दोनों मुल्कों की अवाम का है कि उन्होंने इस पे खामोशी इख्तियार की और हुकूमतों ने जो रियासती पावर्स हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा अरसे आर्मी का पावर रहा और हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ 1 या 2 ऐसी जमातें हैं जिनका पावर रहा। और इन दोनों मुल्कों की हुकूमतों के जो भी पावर में थे, चाहे पाकिस्तान की आर्मी हो या हिंदुस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, उन्होंने ये चाहा कि इश्यूज़ को बना के रखा जाए, अवाम को नहीं मिलने दिया जाए और उससे जो है किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है, वो अवाम का नुकसान हुआ है। उसकी वजह ये है कि 1947 में जब हिंदुस्तान तक़सीम हुआ, बँटवारा हुआ और पाकिस्तान की शक्ल में एक नया मुल्क आया और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान भी आज़ाद हुआ। वो इसलिए कि 1947 से पहले ब्रिटिश इंडिया इंडिया था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ आए, हिंदुस्तान पे हुकूमत की और उससे पहले फिर हिंदुस्तान जो था वो एक मुल्क नहीं था, मुख्तलिफ़ रियासतें और मुख्तलिफ़ नवाबों की और राजा महाराजाओं की रियासतें थी मुख्तलिफ़, और उनमें एक लूज़ कंट्रोल था, कन्फेडरेशन टाइप था। और जब गोरे आए तो उन्होंने हुकूमत की और फिर इन रियासतों के ऊपर एक हुकूमत करके अपना जो उनका एक जाबिर निज़ाम था, वो नाफ़िज़ क्या करने की कोशिश की और फिर बिलाखिर तहरीक चली आज़ादी की। जो तहरीक आज़ादी की चली, वो थी आज़ादी अंग्रेज़ों से लेने की। और फिर वो उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, मैं आज ये टॉपिक नहीं है, लंबी बहस हो जाएगी। मैं उसमें जाए बगैर आता हूँ जो असल मौज़ू है आज का। और फिर ये हुआ कि बहरहाल ये डिसाइड किया गया, उस वक़्त की जो 2 बड़ी पार्टियाँ थी, एक पार्टी मुसलमानों को रिप्रेज़ेंट कर रही थी मुस्लिम लीग, और दूसरी एक पुरानी पार्टी थी जिसमें मुस्लिम लीग में जो लोग जिन्होंने बनाई वो भी उसमें शामिल थे, वो थी कांग्रेस। और इन दोनों पार्टियों की और अंग्रेज़ों ने ब्रिटेन के ब्रिटिश एम्पायर के जो हुक्मरान थे हिंदुस्तान में, तीनों के एग्रीमेंट से एक फ़ॉर्मूला तैयार किया गया कि डेमोक्रेटिकली इलेक्शन करा के हिंदुस्तान की तक़सीम की जाए और जिन इलाकों में मुस्लिम लीग को ज़्यादा सीटें मिलें,
वो इलाके पाकिस्तान में शामिल कर दिए जाएँ और जिसमें कांग्रेस की ज़्यादा सीटें हों, उसमें इंडिया को बना दिया जाए। इस बेस पर जब हुआ तो पाकिस्तान वजूद में आया, एक हिस्सा हिंदुस्तान के ईस्ट में और एक वेस्ट में, मगरबी और मशरकी पाकिस्तान की सूरत में। ये चीज़ें हिस्ट्री में मौजूद हैं। पहले लोगों को इतना पता नहीं होता था, लेकिन हमारी जो नई नस्ल है, वो आजकल सोशल मीडिया, ग्लोबल मीडिया और वेबसाइट्स और ये सारी चीज़ें देखती है और बहुत सारे जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो रिवील करती है, देखती है और हकीकतों का पता चला। पहले मैं थोड़ी-सी बात करता हूँ पाकिस्तान की और मैं फिर इंडिया की भी बात करूँगा, दोनों की। इस मेरी सारी बातचीत का मकसद ये है कि जो अवाम है, मैं अवाम से मुखातिब हूँ दोनों मुल्कों की। मेरे लिए दोनों मुल्कों की अवाम बहैसियत जर्नलिस्ट बराबर हैं और मैं उनकी नुमाइंदगी करता हूँ। तो आज पर्टिकुलरली क्योंकि ज़्यादा मुझे मेरा मौज़ू जो है वो पाकिस्तान के हालात पे होता है, उससे ही जान नहीं छूटती तो दूसरी बात क्या की जाए। लेकिन ये एक मुझे लगा कि ये एक टाइम है कि हिंदुस्तान में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, हमें उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए क्योंकि मैं इस अचीवमेंट को जो चाँद पे जो गया है उसको मैं एक सबकॉन्टिनेंट की अचीवमेंट, ये साउथ एशिया की अचीवमेंट देखता हूँ और हिंदुस्तान की तो है। तो हिंदुस्तानियों को मैंने मुबारकबाद भी दी है। देखें, मैं उन लोगों में से हूँ जो मुझे करीब से मेरे सहाफ़त को देखते आए हैं या मेरा जो कम्युनिटी में यह काम है देखते आए हैं कि मैंने सबको साथ लेके चलने की कोशिश की है। मैं एक बहुत बड़ा यहाँ प्रोग्राम करता हूँ, चांद्रा तीज फेस्टिवल, जो बहुत छोटा-सा 1998 में शुरू किया था, 150 लोगों से लेके और अब उसमें 20,000 लोग आते हैं। उसकी कामयाबी का राज़ क्या है कि मैंने आई ऑर्गेनाइज़ दिस इवेंट, आई हैव बीन ऑर्गेनाइज़ इवेंट फोकसिंग ऑन ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। डज़न्ट मैटर व्हाट देयर रिलीजन इज़, व्हाट देयर कलर इज़, व्हाट देयर बैकग्राउंड इज़। और इसी की वजह है कि जब आप चांद रात में जो लोग जाते हैं, वो देखते हैं कि उसको ये स्टेटमेंट नहीं है ये स्लोगन नहीं है। जब प्रैक्टिकली आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ हर रंग व नस्ल का, मज़हब का, ज़बान के लोग वहाँ आते हैं, एन्जॉय करते हैं। उनको कोई फ़ियर नहीं होता, कोई नहीं होता क्योंकि वो फ़ोकस करते हैं कल्चरल प्रमोशन की, सेलिब्रेशंस की, एंटरटेनमेंट की। और मेरे इस करने से ये बात प्रूव हुई कि जो आम लोग हैं वो एक-दूसरे से मिलना चाहते हैं, वो एक-दूसरे के साथ चलना चाहते हैं और उसकी वजह ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो अवाम है और अब क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद 71 में डिवाइड होके बांग्लादेश बन गया, मशरकी पाकिस्तान। तो अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अगर हिंदुस्तान की बात करें तो अवाम की जो कल्चर है, जो उनकी जो जो नीड्स हैं, वो बहुत हज़ारों साल पुराना एक ही है। एक ही ज़बानें बोली जाती हैं जिसे हिंदी में भाषा कहते हैं। हिंदुस्तान में सैकड़ों लोकल ज़बानें हैं लेकिन 15-20 मेजर ज़बानें हैं जो बोली जाती हैं। हिंदी बड़ी ज़बान है। साउथ इंडिया में कई ज़बानें बोली जाती हैं। तमिल है या महाराष्ट्र की ज़बान है, दूसरी है। इसी तरह से पाकिस्तान में भी पता नहीं कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, लोकल स्लैंग भी है। फिर मेजर ज़बानें भी हैं 10-15 जो बोली जाती हैं। पंजाबी है, सराइकी है, पश्तो है, बलोची है, लेकिन उर्दू मेन ज़बान है, नेशनल ज़बान है, तो वो एक राब्ते की ज़बान है पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी जिसे कहते हैं हम, वो एक राब्ते की ज़बान है, तो उसमें एक-दूसरे के साथ जो ज़बान नहीं समझते, एक-दूसरे की लोकल नेटिव या मदर टंग, वो हिंदुस्तानी में बात करते हैं। पाकिस्तानी हिंदुस्तानी भी जब बात करते हैं, तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज में बात करते हैं, जो मैं जिसे आपसे आपके साथ कर रहा हूँ। तो हमारी वो ज़बान एक है, अलग चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुए और रिलीजियस बुनियादों के ऊपर जो नहीं होने चाहिए थे। क्योंकि अब दुनिया, अगर हम 70-75 साल की बात करें पहले, तो उस ज़माने में ऐसे हालात थे पैदा किए गए और वो ईज़ी टूल था पॉलिटिकल पार्टियों को मौका फ़राहम करने का कि वो अगर हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं तो उन पे फाइट करें और बहरहाल पाकिस्तान की तक़सीम हो गई। अ अगर देखा जाए, अगर हर माइनॉरिटीज़ को, जो माइनॉरिटी में थी, उनको आज़ादी होती, मज़हब आज़ादी होती, कल्चर की आज़ादी होती, ज़बान की आज़ादी होती, तो हो सकता है इंसाफ के साथ चला जाता तो ये तक़सीम भी नहीं होती, लेकिन ऐसा हुआ। वो एक लंबी बहस है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं, मैं उस पे नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर वो एक ना ख़त्म होने वाली बहस है और मैं समझता हूँ कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें आगे देखना चाहिए कि भई जो कुछ भी हुआ, we cannot change our history but we can change our future, working in the present time। अब हो ये रहा है कि अब 75 साल हो गए, 76 साल पाकिस्तान हिंदुस्तान के,
बहुत सारे मामलात में, शोबों में हिंदुस्तान ने तरक्की की है, नो डाउट। हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी 1.5 अरब की है और उसकी जो 3.2 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ एक मुल्क है। पाकिस्तान की आबादी भी अब 24 करोड़ हो गई है, वो भी 3 लाख के करीब स्क्वायर मीटर पे फैला हुआ मुल्क है। 5 अब तो 6 सूबे हो गए, अगर गिलगित बल्तिस्तान भी सूबा बन गया है और आज़ाद कश्मीर जिसे कहते हैं, जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है, उसको मिला लिया जाए तो ये 6 सूबे, वरना 4 सूबे मेजर हैं और हिंदुस्तान के पास 28 सूबे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अवाम है, अगर इनको मिला दिया जाए, और बांग्लादेश फिर उसकी भी बहुत बड़ी आबादी है, 20 से 25 करोड़ के दरमियान उनकी आबादी है। तो ये एक 2.25 अरब के करीब आबादी का रीजन है, साउथ एशिया जिसे कहते हैं हम, ये सब कॉन्टिनेंट। तो ये एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है मैन पावर की, अगर ये मिल के काम करें तो जो हमारे हमारे जो हुक्मरान हैं तीनों ममालिक के, वो नहीं चाहते, क्योंकि उनकी फिर बहुत से मामलात में जो उनकी आज़ादी है वो ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 1948 में पाकिस्तान की आर्मी बनी और पहले 3 साल जो है गोरों ने, अंग्रेज़ों ने, जिन्होंने इनसे आज़ादी ली थी, उन्होंने स्ट्रक्चर किया पाकिस्तान की आर्मी को, और पाकिस्तान की जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो भी गोरा था, अंग्रेज़ आर्मी ऑफिसर था। 3 साल उसने किया और फिर 1952 में जाकर वो उसने अयूब खान को, जो एक जूनियर जनरल था, उसको ऊपर लाया गया और उसको फिर डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया और जो वो आर्मी चीफ भी बनाया गया। फिर वो उसने खुद ही अपने खुद साख्ता वो फील्ड मार्शल भी बन गया और 1958 में मार्शल लगा दी गई और आज तक पाकिस्तान में फौजियों की हुकूमत है। नाम नहाद जब वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उनकी जो पाकिस्तान में पार्टियां हैं वो भी उन्हीं की बनाई हुई हैं, इलेक्शन फैब्रिकेटेड होते हैं, बनाए हुए होते हैं और इस तरह से वो अपनी पसंद की हुकूमत लेके आते हैं और आज भी यही हाल है। जो डेमोक्रेसी की बात करता है, सही बात करता है, अवाम की फ़ायदे की बात करता है, उसको बंद कर दिया जाता है। झूठे केसेस में उनको फांसी दे दी जाती है। पाकिस्तान की तारीख देखें तो इसी पर मुनहसर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई, बेनज़ीर को कत्ल कर दिया गया और इसी तरह से बहुत सारे और भी सहाफ़ियों को मारा गया, क्योंकि आर्मी की हुकूमत रही है। बहुत से मामलात में आज़ादी नहीं मिली और ये एक खौफ बना के रखा गया अवाम में कि आर्मी को सपोर्ट करें, आर्मी को ताकत दें, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। और अवाम भी यही समझते रहे। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, हमें यही सबक पढ़ाया गया और काफ़ी अरसे, यानी कि बड़ा होने के बाद जब प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में आया, खुद जब मैंने तहकीकात की, रिसर्च की, तो मैंने देखा कि बहुत से मामलात जो मैं समझता हूँ, जो हमें बताए गए, जो हमें पढ़ाए गए, वो तो टोटली गलत हैं। ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन क्योंकि इसी तरह से पाकिस्तानी अवाम को सबक पढ़ाया गया। यही हालात इंडिया के हैं। इंडिया में भी यही बताया गया सियासी पार्टियों ने, हुक्मरानों ने, कि भई पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, क्योंकि वो गद्दार है, उन्होंने अलग किया है मुल्क को। तो जब ये बात दुश्मनी की जाती है तो हुकूमतों के दरमियान बात है ये, लेकिन उन्होंने कहा कि अवाम भी दुश्मन है, तो एक-दूसरे का अवाम में खौफ पैदा किया गया। लेकिन जब लोगों को मौका मिला इंटरेक्शन करने का, तो उन्होंने देखा कि हमें फ़र्क ही नहीं हमें। आज भी हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन फिर कई इश्यूज़ हैं माइनॉरिटी के साथ जो भी हैं और उसमें इशू पैदा किए जाते हैं ताकि हुकूमतें बरकरार रहें। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है और हिंदुस्तान में भी ऐसा ही है, जो समझदार लोग ये बात समझते हैं। अगर पाकिस्तान की जब तक़सीम हुई उस वक़्त यही इशू था कि मुसलमान के लीडरान जो थे, वो ये चाहते थे कि मुसलमानों को, क्योंकि बड़ी एक अक़लियती जमात लोग थे, उनको आईनी तौर पे मुस्तहक़ हुकूक मिलें। और वो उन्होंने फिर ये नारा लगाया और पाकिस्तान की तक़सीम हुई। आज भी वो जो इश्यू है, जो मुद्दा है, वो स्टिल एग्ज़िस्ट करता है कि मुसलमानों को वहाँ हुकूक नहीं दिए जाते। और फिर हम देखते हैं, करने वाले थोड़े से होते हैं, लेकिन मीडिया फ्लेयर अप करता है। एक किसी जगह वाक़या होता है तो वो ऐसा लगता है बाहर बैठे हुए लोगों को कि सारे हिंदुस्तान में ही ऐसा हो रहा है, या पाकिस्तान में कहीं चर्च जलाया जाता है तो ये इम्प्रेशन आता है कि शायद पूरे पाकिस्तान में ही क्रिश्चियंस के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। ऐसा है नहीं। मुझे मौका मिला, मैंने यहाँ मीडिया में काम किया, तो मैंने पहला मल्टीकल्चरल इंग्लिश न्यूज़पेपर ट्रिब्यून इंटरनेशनल मैंने पब्लिश करना शुरू किया। फ़ोकस किया मैंने मल्टीकल्चरल कम्युनिटीज़ को, पर्टिकुलरली साउथ एशियन को, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश बैकग्राउंड कंट्रीज़ हैं, तो वो इंग्लिश में मैंने निकाला। और फिर मैंने जो भी मौका मिला,
जहाँ पर मैं दोनों ममालिक के लोगों को प्रमोट कर सकूँ उन किसी भी इवेंट से। फॉर एग्ज़ाम्पल जब क्रिकेट मैचेज़ हुए तो मैंने हमेशा ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पे बात की और जो बहुत सराहा गया मेजॉरिटी में। आज भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान के लोग मिलना चाहते हैं। बहुत सारे वाक़यात हैं, एक आध मैं आपको शेयर करता हूँ, टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा लेकिन आप ज़रूर देखें इसको। मुझे जब मुशर्रफ साहब 2001 में हिंदुस्तान जा रहे थे आगरा समिट के लिए, तो मैंने कहा मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए क्योंकि मैं हिंदुस्तान नहीं गया था। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो हिंदुस्तान में बॉर्न हुए थे, मेरी वालिदा आगरा में बॉर्न हुई थी, आगरा से ताल्लुक़ है, मेरे इन-लॉज़ का ताल्लुक़ भी आगरे से है और आगरा समिट हो रही थी तो मुझे एक शौक था कि मैं अपनी माँ की जो पैदाइश की जगह है, वो मैं देखूँ और मेरी जो सास है, मेरी वाइफ़ की जो ख़ानदान है वो भी वहीं पर ही है, उसी इलाके में, तो मैं वो देखूँ। इसी तरह से फिर मेरे जो पेरेंट्स साइड जो मेरे फादर साइड के हैं, वो भी यूपी से हैं, बरेली से हैं, तो वो मुझे जगहें देखने का हमेशा से ख्वाहिश थी मेरी। इसी तरह से और भी लोग जो माइग्रेंट करके चले गए लाखों लोग उस ज़माने में, उनकी भी ये ख्वाहिश रही कि वो जाके अपने दोबारा जो उनके सदियों पुराने जो उनके असासे थे, ज़मीनें थीं, जो उनकी जो मिलना-जुलना था, उन लोगों से मिले, लेकिन नहीं मिल सके। वो बदनसीबी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान हुकूमतों ने आड़े रखा और वीज़े नहीं दिया। तो मैंने जब अप्लाई किया तो मेरे जो यहाँ कॉन्सुलेट जनरल थे उन्होंने मुझे आउट ऑफ द वे सपोर्ट किया क्योंकि प्रिलिमिनरी मेरा वीज़ा मुझे नहीं दिया जा रहा था, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की हिंदुस्तान फॉरेन अफेयर्स में बात की दिल्ली में और मुझे वीज़ा मिल गया। फिर मैंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहा कि भई मैं जा रहा हूँ कवरेज करने अपने पेपर के लिए हिंदुस्तान, तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पाकिस्तान से अगर पाकिस्तान के गवर्नमेंट चाहे आप लोग, तो जो आपका ग्रुप जा रहा है मीडिया का तो उसमें मुझे शामिल कर लें ताकि मुझे जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ देगी फॉरेन मीडिया को वो मुझे मिल जाए। तो उन्होंने ख़ैर मुझे दे दी वो और फिर मैं पाकिस्तानी जो टीम थी उसके साथ में मैंने जॉइन कर लिया। मैं यहाँ से गया था दिल्ली और फिर वहाँ दिल्ली पर जो उनका एक सेंटर बनाया हुआ था मीडिया सेंटर वहाँ पर मैं गया, वहाँ ब्रीफिंग हुई, वो सारी चीज़ें हैं। और मैं पहली दफ़ा गया तो थोड़ा-सा नर्वस था कि पता नहीं क्या होगा, जो एक हमें पढ़ाया गया था कि पता नहीं एक जंगी मैदान में जा रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ है। लेकिन जब मैं गया तो वहाँ जब बातचीत शुरू हुई और हमने हिंदुस्तानी में बातचीत शुरू की तो उर्दू कह लें या हिंदी कह लें, तो मुझे लगा नहीं कि मैं पाकिस्तान में हूँ। और फिर जब मैं उन लोगों से मिला, जो मेरे दोस्त बन गए 4-5 दिन में और हमने ट्रैवल किया दिल्ली से गाड़ी में आगरा तक, तो वो बहुत गहरी दोस्ती हो गई और कई जगह पे उन्होंने भी कहा कि हमने तो लग नहीं रहा कि आप पाकिस्तान से हैं। हर चीज़ ही सही है। मैंने कहा भई हमारा तो पहले भी यही था और ऐसा होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक कंट्री है, वो एक हकीकत है। ये बात हिंदुस्तान को भी समझना चाहिए और पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान भी एक हकीकत है और इसको हकीकत को रियलिटीज़ को जो हो गया वो हो गया। उसको एक्सेप्ट करके आगे चलें। एक नेबरिंग गुड नेबर के तौर पे आगे चलें रादर दैन के एक बैड दुश्मन के तौर पे आगे चलें। नेबर तब्दील नहीं हो सकते, दोस्तियाँ तब्दील हो जाती हैं, जब बना लेते हैं लोग। नेबर तो नेचुरली है। तो ये चीज़ें हैं। तो फिर जब मैं वहाँ गया और फिर मैं उन्होंने फिर जब मैं आगरा में था तो जो मेरे साथ दोस्त बन गए थे इंडियन टाइम्स के और इस तरह के न्यूज़पेपर के, उन्होंने मेरी बड़ी आवभगत की और सब कुछ किया। फिर उन्होंने पता करा, बड़ा मुश्किल था लेकिन उन्होंने पता कर लिया। तो मैंने कहा यार आपने बहुत जल्दी पता कर लिया कि मेरे जो मदर की जो घर था वो कहाँ था और उनके जो कुछ रिलेटिव्स हैं वो, तो वो कहेंगे या वो अच्छा मेरा नाम सैयद अतीकुल हसन है, कुछ लोग मुझे सैयद कहते हैं, कुछ अतीक कहते हैं, कोई हसन कहते हैं, मेरा मिडिल नेम अतीक है। तो उन्होंने कहा हसन जी अगर हम ये पता नहीं कर सके तो जर्नलिस्ट किस बात के हैं। तो ख़ैर मैं वहाँ गया और मैंने मिला मेरी जो कुछ पुराने रिश्तेदार थे उनसे, मेरी जो वाइफ़ है उनके रिश्तेदार थे और वो बेचारे देखकर रोने लगे। ज़ाहिर है कि मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ था। जब मैंने बताया तो वो पहचान गए। तो एक वो वाक़या फिर वहाँ पब्लिश भी हुआ कि किस तरह से ये चीज़ें हुई। इसी तरह से यहाँ पर मैं एक वाक़या बताऊँ मैं जब यहाँ आया मैं 89 में आया हूँ, तो मैं उस वक़्त 28-29 साल का था, 35 साल मैंने यहाँ गुज़ार दिए, तो ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मैंने ऑस्ट्रेलिया में गुज़ारा है। मैं न्यू साउथ वेल्स पुलिस डिपार्टमेंट में था आईटी में, तो मैं लंच टाइम में जा रहा था, वॉक कर रहा था, तो मुझे एक इंडियन अपीयरेंस का एक मुझे साहब नज़र आए सामने से आते हुए, तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि एक्सक्यूज़ मी मैंने कहा जी, येस, आर यू फ्रॉम इंडिया? तो मैंने कहा नो। तो उन्होंने कहा ओके दैट्स फाइन। तो कुछ घबराहट से लग रहे थे। मैंने कहा आप बताएँ आर यू नीड एनी हेल्प और समथिंग? कहने लगा नो, 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 नो इट्स ओके एक्चुअली आई वाज़ लुकिंग इन इंडियन। तो मैंने कहा आप इस बात को छोड़ें, ये मैं कहाँ से हूँ आप मुझे बताएँ एंड वी वर टॉकिंग इन हिंदी।
तो कहने लगा कि आप मुझ पे फ़ेवर करें, अगर मुझे किसी इंडियन का एड्रेस दे दें तो मुझे कुछ मसले हैं। तो मैंने कहा कि मैं दे सकता हूँ, मेरे दोस्त हैं, लेकिन अगर मुझे आप पता है, हो सकता है मैं ही आपका मसला हल कर दूँ। तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस उसको लगा मेरी बातों से, तो उसने कहा कि मैं अभी 3-4 दिन आया हूँ हिंदुस्तान से माइग्रेशन लेके और मेरी एक वही वाइफ़ के साथ, तो मैं कहीं जा रहा हूँ किसी इंडियन इलाके में, सबअर्ब में मैं सेटल होना चाहता हूँ, तो अगर कोई इंडिया हो तो उसको पता होगा। मैं कहा नहीं, मुझे भी पता है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ये बात है 90s 90 या 91 की। तो ख़ैर उस वक़्त बहुत कम लोग थे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी। मैंने उनको फिर अपने दोस्तों से फ़ोन किया। शॉर्ट स्टोरी ये है कि उनको फिर मैं घर लेके आया, उनको सेट करा, उनको मकान दिलवाया, सब कुछ किया। वो मुझे कहने लगे कि मियाँ-बीवी दोनों कह रहे हैं कि हम साउथ इंडिया से हैं और हमारा तो थोड़ा इंप्रेशन ही डिफरेंट था पाकिस्तानियों के बारे में। इसलिए मैंने आपको कहा था कि नहीं, मुझे पाकिस्तानी वो इंडियंस, हम तो, मैंने कहा आप समझ रहे होंगे कि सारे पाकिस्तानी जो है वो टेररिस्ट हैं। हँस रहा था, कहते हैं कि नहीं आप लोगों के तो कोई मुझे फ़र्क नहीं लगा। मैंने कहा भाई, इंसान तो सारे एक से ही होते हैं ना, ये आपके अपने ऊपर है कि आपकी सोच क्या है। तो बदकिस्मती से जो हम पहले गोरों के हमारे गुलाम थे हम, उसके बाद में गोरे चले गए, लेकिन वो गुलामी अभी भी है और वो गुलामी इसलिए रखी हुई है कि उसमें एक मेन टूल जो है वो ये है कि हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों को अलग रखो। नेचुरली हम अलग नहीं हैं, लेकिन बहरहाल मैं इस बात के अब कायल नहीं हूँ कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान खत्म हो, बँटवारा टूटे और दोनों मुल्क एक हों, यो नहीं हो सकता ये। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, उस पे बात भी नहीं करनी चाहिए। पहले क्या हुआ, वो रामलीला सुनाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ये सोचें कि जो लोग यहाँ, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, एक जनरेशन मेरे जैसी बड़ी होके और अब बुढ़ापे की तरफ जा रही है, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, इनके लिए तो कम से कम सोचें, इनको तो मिलाने का सोचें, इनको तो आज़ादी दें एक-दूसरे के साथ। यहाँ जो बच्चे पैदा हुए हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के, वो सवाल करते हैं हमसे। मेरे बच्चों के दोस्त हैं इंडियंस, वो कहते हैं कि हम लोग को व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? तो बहरहाल 2 एंटिटीज़ हैं, लेकिन हमें बच्चों को पढ़ा और बच्चे अब स्टडी करते हैं, देखते हैं कि जो भी थी मैं ये नहीं कहता कि डिवीज़न गलत थी या सही थी, मैं उसमें बहस में पढ़ना नहीं चाहता। अगर मैं करूँगा तो ऑब्वियसली कि फिर मैं एज़ अ पाकिस्तानी बिहेव करना शुरू करूँगा और जिससे भी बहस करूँगा, और जो सामने वाला अगर हिंदुस्तानी है तो एज़ अ हिंदुस्तानी हो, पर हम किसी मकसद पे पहुँचेंगे नहीं। हम डिफेंड करेंगे रादर देन एक्सेप्ट करें चीज़ों को। तो इसलिए मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि आगे बढ़ा जाए। तो उस पर फिर मैंने मैंने कवरेज की, बहुत लोगों ने पसंद किया। फिर 2009 में वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक प्रोग्राम किया, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और मुझे उन्होंने फ़ोन पर लिया और मेरे साथ में IKC गुजराल, जो हिंदुस्तान के प्रेज़िडेंट थे, उनको लिया और एक बातचीत की हम दोनों के दरमियान। एक उसकी छोटा-सा क्लिप मैं आपको सुनाता हूँ, ये 2009 का है। 2007 1 में मैं मुशर्रफ साहब के साथ गया था, उस वक़्त भी मैंने ये चीज़ प्रमोट की कि थोड़ी-सी झलक देखें ताकि अंदाज़ा हो कि मैं पिछले 30 साल से कि क्या काम कर रहा हूँ मीडिया के हवाले से और मेरी कोशिश क्या है। Hundreds of Indians and तो Pakistanis, including politicians, academics, film stars, and media personalities, visited each other's country as part of parallel efforts in the peace process. Pakistan issued thousands of visas to Indian citizens to watch their team play cricket in Pakistani cities. Indian players not only won the cricket series, but also the hearts of millions of Pakistanis. Students and youth delegations from both countries have made friendly visits. I.K. Gujral is India's former Prime Minister, who also served twice as its Foreign Minister. In 1997, he laid the groundwork for reducing tensions with Pakistan by unilaterally easing travel and visa restrictions for Pakistanis. Mr. Gujral recently visited Pakistan. He says the main difference between his first visit to Pakistan and his recent visit was that the people's attitudes had changed. I had gone there after a long time. I was invited by the Lahore High Court Bar Association, and there was a demand from all sides that all types of hurdles should be removed between people of India and Pakistan so that they can travel easily, they can meet each other more easily, and trade particularly flourishes. Mr. Gujral says India and Pakistan have no other choice except to move toward friendship with each other. One, of course, is the world situation. Globalization has helped. And secondly, in the countries of South Asia, there were always a feeling of fellowship amongst the people. But unfortunately, some governments did not tolerate it.
Now things seem to be changing, and I am hopeful and quite positive about it. Syed Atiq Ul-Hassan, a Sydney-based journalist and political analyst, says peace between India and Pakistan should not be held hostage to controversy over Kashmir, and people-to-people contact should be encouraged. What will happen actually with the course of time, it will take time, that those who are in majority, I believe, who want the friendship, their actually voice and their influence will grow. And if there is an ongoing contact on the people's level, which is art and media and sports and all that, then I believe, hopefully, these negative elements will, they won't have that much voice. This opening has already generated sufficient momentum to influence government officials. For hundreds of Indians and Pakistan. ये है कि ये 2009 के जहन में रखिए, उस वक्त हालात कुछ बेहतर हुए थे और ओपनिंग हो गई थी, वीजे मिल रहे थे, लोग जा रहे थे। लेकिन जब मैं पहले गया था आगरा समिट में, उसमें बहुत सख्ती थी और मुश्किल था वीजा मिलना, लेकिन मुझे काउंसलर जनरल थे इंडियन, उन्होंने बड़ी कोशिश करके मुझे वीजा मिल गया। तो असल में जो हुकूक, इंसानी हुकूक के आज़ादी के एडवोकेट्स हैं, जो चाहते हैं कि लोगों की भलाई की बात की जाए, उनको इंडिया और पाकिस्तान के ऐसे लोगों को, ऐसे लीडरों को, इंसानी हुकूक की तंजीमों को, आर्टिस्टों को, एक्टर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, पोइट्स को, जर्नलिस्ट को, इनको चाहिए कि इस पर वो कैंपेन करें, हमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट दिया जाए। मैं आपको बताऊं कि और ये दोनों तरफ से रोका जा रहा है। मेरा बेटा यहाँ पैदा हुआ 93 में, और वो एक दफ़ा वो हिंदुस्तान पाकिस्तान गया है, यहाँ ग्रोन अप हुआ, क्रिकेट खेल रहा है यहाँ पर, वो अभी फिर जॉब भी क्रिकेट में ही कर रहा है, वो फर्स्ट ग्रेड प्रीमियर लीग खेलता है। तो उसके क्लब की टीम जा रही थी इंडिया विजिट पर, तो वो टीम के लिए क्लब ने अप्लाई किया वीज़े के लिए, तो उसका वीज़ा नहीं दिया गया इंडियन एम्बेसी ने, और कहा कि जी क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो पाकिस्तान से उनका पैदा हुए हैं, वो पाकिस्तान में है। तो उसने कहा कि भाई मेरे तो पेरेंट्स ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, यही वो रहे हैं, मैं तो यहाँ पैदा हूँ, मैं तो पाकिस्तान में पैदा भी नहीं हूँ, तो मेरा क्या प्रॉब्लम है आपको? तो जब उसके कोच को, मैनेजर को पता चला, तो दे वर शॉक्ड। उन्होंने कहा ये कौन सा निज़ाम है ये, वो तो यहाँ पैदा हुआ। उन्होंने बातचीत भी की, तो सफ़ान अब ज़ाहिर है यंग था, ही इज़ अ यंग ब्लॉक, ये जब वो 23 साल का था, 22-23 साल का, तो अब वो उसने फिर रिएक्ट किया, उसने कहा कि नहीं मेरे को जाना ही नहीं है। ये कौन सा तरीका है कि मेरा क्या ताल्लुक है भाई, मैं किसी मैं खेलने जा रहा हूँ और मेरी टीम जा रही है मेरे साथ, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, उसको वीज़ा नहीं की। फिर मैंने, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनको ये बताया, तो उनको भी बड़ा अफसोस हुआ, शौक हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे कर सकते हैं यार, मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने बातचीत की, उन्होंने बताया कि मैं बात करता हूँ, लेकिन फिर उनको भी जवाब दिया गया होगा, क्योंकि यहाँ के जो डिप्लोमेट है वो मजबूर है, जो पॉलिसी बनती है फॉरेन अफेयर्स की इंडिया में, वो उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, तो वो नहीं दिया गया। उस्मान ख्वाजा जो क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया का, उसको भी वीज़ा मिलने में मुश्किल हुई, फिर जब गवर्नमेंट लेवल पे बात हुई तो उनको वीज़ा दिया गया। ये गलत चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको क्यों मना करते हैं आप? यही तो वो लोग हैं जो कॉमन लेवल के ऊपर आवाम को करीब ला सकते हैं। और कौन ला सकते हैं? अब देखिए पाकिस्तान में, ये सबको पता है, सारी दुनिया जानती है, जो बॉलीवुड मूवीज हैं वो एक बड़ी म्यारी, मतलब बहुत मशहूर है, सारी दुनिया में ही है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मशहूर है। और वो जब वो लगती थी, अभी बंद कर दी, फिर दोबारा कभी खोलते हैं, कभी बंद कर देते हैं, तो उससे तो प्रमोशन होती है आपका आर्ट, और एक ही और पसंद करते हैं लोग। इसी तरह से पाकिस्तान के ड्रामे इंडिया में देखे जाते हैं। पाकिस्तान के सिंगर जब हिंदुस्तान जाते हैं और तो वो बहुत पॉपुलर होते हैं, वो उनको एक तरह से काम मिलता है, उनको मोहब्बत मिलती है, वो एक दूसरे को करीब लाने के ये टूल्स हैं। ये जो लोग होते हैं, इस तरह के जो होते हैं, आर्ट के, फन के, दानिश्वर, राइटर, पोएट, स्पोर्ट्स पर्सन, ये प्रमोट करते हैं कॉमन लेवल पर इंसान लोगों को करीब लाने में। तो हमारे जो कम्युनिटी लीडर्स हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में और जो एक्टिव हैं, उन लोगों का मकसद ये होना चाहिए कि जो भी हो रहा है, हम उनको तो ठीक नहीं कर सकते, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हों या हिंदुस्तान के लोग हों, लेकिन यहाँ बैठ के एक
एक हार्मोनी का प्रोग्राम देना चाहिए, आप बात करनी चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए ये चीज़ें। मैंने अपने तौर पे की हैं और मुझे ज़ाती तौर पे तो कभी कोई मसला नहीं हुआ। यहाँ पर हम रहते हैं, हमारे दोस्त हैं, इंडियन भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। हम कॉमन हमारा यहाँ पर मुश्तरका यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट है। वी केम इन ऑस्ट्रेलिया विद कॉमन इंटरेस्ट, तो उसको प्रमोट करना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ इस व्लॉग के ज़रिए, ये एक मौका था, मैंने कंग्रेचुलेशन भेजी। मैं चाहता हूँ कि इस पे, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मुल्क है और ज़्यादा उनके पास वसाइल हैं, ज़्यादा इंडियंस हैं, उनका पहले हक बनता है। देखिए मेरे हिसाब से टू बी ऑनेस्ट होना ये चाहिए, क्योंकि इंडिया की कोई फॉरेन पॉलिसी में ये प्रॉब्लम रहा है कि इंडिया के जो प्रॉब्लम है वो चाहे जियोपॉलिटिकल हो या पॉलिटिकल हो, उसके ताल्लुकात नेबरिंग जो इंडिया के कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो है वो कोई ना कोई मसला उनका रहता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि इंडिया के जो नेबर हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उसमें कई मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है, फिर चाइना है, फिर नेपाल है, फिर म्यांमार है, जो जिसे बर्मा कहते हैं, फिर बांग्लादेश है। इनमें कोई ये इस तरह से हैं सारे इंडिया के चारों तरफ, चाइना है। अगर चाइना को निकाल दें तो सारे जो हैं वो उनका तकरीबन जो बैकग्राउंड है या उनकी जो हिस्ट्री है वो कॉमन है, कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन ज़बान है, समझते हैं एक-दूसरे की। और इंडिया एक बड़ा कंट्री है इन सब में। तो इंडिया का किरदार जैसे हमारे ख़ानदानों में होता है, जो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, चाहे इंडियन या पाकिस्तानी हो, अगर 4-5 भाई हैं तो एक बड़ा भाई होता है। बड़ा भाई का किरदार एक बड़े का किरदार होता है। उसको कभी-कभी कुर्बानी देनी पड़ती है छोटों के लिए, उनको समझाना पड़ता है। हमें इस एक एक ख़ानदान की तरह, एक परिवार की तरह चलना चाहिए। और जो हिंदुस्तान है उसकी गवर्नमेंट को क्योंकि जब तक गवर्नमेंट ये चीज़ ओपन नहीं करेगी, अवाम किस तरह एक-दूसरे से मिलेगी? जब वीज़े ही नहीं मिलेंगे तो। उसको बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए रादर दैन कि दुश्मनी वाला किरदार हो। और वो ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें छोटे कंट्रीज़ को। ऑफ कोर्स पाकिस्तान छोटा कंट्री है हिंदुस्तान से, ये एक रियलिटी है। और उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए ओपन करनी चाहिए चीज़ें, अवामी लेवल पे ओपन करनी चाहिए। एक बड़े भाई का किरदार जो होता है, जैसे अगर बाप नहीं हो तो फिर बाप की जगह किरदार होता है बड़े भाई का। और उसमें कुछ कुर्बानियाँ भी देता है बड़ा भाई कि यार छोटे हैं, चले ठीक है, होता है, कुछ मेरा फर्ज़ है तो मैं तो करूँगा अपना काम। फिर छोटों को भी बड़े भाई की इज़्ज़त करनी चाहिए कि भाई ये बड़ा है तो इसको एक्सेप्ट करें। तो वो एक एक्सेप्टेंस की चीज़ होनी चाहिए। ये चीज़ें प्रमोट करनी है हमारे से जो एक्टिविस्ट हैं। मैं पॉलिटिशियन की बात यूँ नहीं कर रहा और आर्मी की बात तो छोड़ ही दें कि ये लोग नहीं करेंगे। इन्होंने तो ये चीज़ें इसको प्रमोट किया है, जो डिवीज़न को, हेट्रेड को। तो इसलिए चाहे हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी हो, हिंदुस्तान की अब बात करें अगर, तो वहाँ पर हिंदुस्तान के लिए, उसकी इंटरनेशनल इमेज के लिए, उसकी बका के लिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है, वन कैन डिनाई विद दिस, कि उसको, उसका जो एक सेकुलरिज्म पिक्चर है, उसका जो सेकुलरिज्म एक उसका जो इमेज है, उसको प्रमोट करना चाहिए। हिंदुस्तान एक मुल्क है मिक्सचर ऑफ मेनी रिलीजन्स, मेनी लैंग्वेजेस, मेनी कल्चर्स। और एज लॉन्ग एज वो इसको प्रमोट करेंगे, जैसे हमारे यहाँ मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट किया जाता है, जब उसके कल्चरिज्म के लिए ऑस्ट्रेलिया को खोला गया तो ऑस्ट्रेलिया की दुनिया में इज्जत हुई, ऑस्ट्रेलिया दुनिया में पॉपुलर हुआ। उससे पहले व्हाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी थी तो ऑस्ट्रेलिया को कोई जानता भी नहीं था। तो हिंदुस्तान की फेवर में ये कि इनको बुलाएं, उनके साथ बात करें, पाकिस्तान के लिए कोशिश करें कि वहां पर सिविल रूल में कायम करने में, डेमोक्रेसी कायम करने में हिंदुस्तान क्या कर सकता है अवाम के साथ मिलके। ये चीजें हैं, ना कि लड़ाई की बातें करें और एक दूसरे को अलग करें। तो मेरे आज के वीलॉग का जो एम था वो ये था, हाउ टू एक्ट पॉजिटिवली एक्सेप्टिंग एंड एक्नॉलेजिंग रियलिटीज ऑफ द टाइम। दिस इज व्हाट इट इज, रियलिटीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और फिर उसको आगे कैसे कर सकते हैं हम। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, promote centuries old culture, tradition, language, food, family values and so on, promote art, culture and sports, क्योंकि कॉमन है हमारी। आप सोचें इंडिया पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों की एक टीम बना के उसको वर्ल्ड टूर कराया जाए, कोई टीम हरा सकती है फिर उनको। इसी तरह से प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉमन पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज टू मीट ईच अदर विदाउट एनी हैसल ऑफ वीजा एंड पुलिस वेरिफिकेशन, कि जी वीजा नहीं मिल रहा, पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, एक दूसरे शहर में जा नहीं सकते, आपका जितने शहरों का वीजा है यहीं रहेंगे। क्या ये खराफात हैं, ये क्या है, इससे ये क्यों करते हैं आप ये? फिर सारे तो टेररिस्ट नहीं है, हिंदुस्तान में भी होते हैं वाकयात, यहाँ भी होते हैं। ये तो नहीं करना, ये नहीं होना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान में किसी जगह कोई बम ब्लास्ट हो गया तो आपने फौरन कहा कि ये पाकिस्तान ने किया है,
और ऐसा इंप्रेशन दिया कि पूरे पाकिस्तान की आवाम भी उनके साथ में है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा धमाके पाकिस्तान में खुद हुए हैं और पाकिस्तानी मरे हैं उसके अंदर। तो ये एक दहशतगर्द तंजीमें हैं जो रिलीजन को यूज करती हैं। ये बात हमें कॉमन लेवल पे समझना चाहिए। कोई भी रिलीजन हो, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, मैं हर रिलीजन की बात कर रहा हूँ, उसमें कहीं पर भी टेररिज्म को प्रमोट नहीं किया जाता। रादर देन एवरी रिलीजन कंडेम टेररिज्म। रिलीजन इज फॉर प्रमोशन ऑफ पीस एंड हार्मनी, तो उसको कंडेम करना चाहिए। सब पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए लोगों को कि एक दूसरे से देखें। जब लोग एक दूसरे से मिलेंगे, आएंगे, जाएंगे, अगर कोई वाकया होता है तो ये कम्युनिकेट करेंगे आपस में। तो फिर वो लोग हैं जो ये करते हैं सब कुछ चीजें। अब पाकिस्तान कितना विक्टिमाइज हुआ है दहशतगर्दी के नाम पे। दुनिया समझती है कि पाकिस्तान में सारे टेरर, ऐसा नहीं है। जो लोग हिंदुस्तान जा गए हैं उन्होंने देखा है कि भाई यहाँ तो कोई ऐसा चीज ही नहीं है, आराम से जा रहे हैं। कई मेरे हिंदुस्तानी दोस्त हैं, वो सरदार हैं, उनको लाहौर जाना था यात्रा के ऊपर, तो उन्होंने पूछा मुझसे फोन करके, हम लोग सेफ हैं? मतलब आप जाए तो सही। वापस आके कहते हैं यार क्या यहाँ पर तो एक लगाई भी, हमें तो बड़ी इज्जत मिली है वहां पर, दुकानदार हमसे पैसे नहीं ले रहे थे। मैंने कहा भाई लोग तो एक ही है ना, बात सारी है। तो we should promote and harmony between the two nations. Unfortunately, our government of both nations never tried. रहा कश्मीर का मसला, देखें दोनों हुकूमतें फेल हो गई हैं कश्मीर का मसला सॉल्व करने में। और कुछ पॉलिसी नई हुकूमत जो है, मैं किसी यहाँ बात नहीं करना चाहता किसी पार्टी की, लेकिन बात यह है कि जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान की, उसको सोचना चाहिए कि उसके फेवर में क्या है कश्मीर के मसले में, किस तरह से कश्मीरी आम जो है उनका फेवर गेन करेंगे। वो ताकत से कुछ नहीं होता, ताकत से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में ज्यादा अरसे 76 साल में से कुछ 40 साल आर्मी की हुकूमत रही है। आज हकीकत यह है कि पाकिस्तान की आवाम, नई नस्ल जो सोशल मीडिया को देखती है, वो फौज को गालियां दे रही है। पाकिस्तान की चीजें बेनकाब हो गई हैं। सब इंस्ट्रक्शंस दिए फौजी ऑफिसर्स ने अपने फौजियों को कि आप बाहर जाएं तो कपड़े चेंज करके जाएं, फौजी ड्रेस में ना जाएं। क्यों हालात हुए ये? क्यों हालात? अफसोस होता है इस बात पे। किसी भी आवाम को अपनी फौज पे प्राइड महसूस करना चाहिए, लेकिन अगर आप दूसरे के आप हुकूमती मामलात में इन्वॉल्व होंगे तो एक दिन जलील होंगे आप। इसी तरह से तो ये एक आज खुद भुगत रही है पाकिस्तान की आर्मी, सैंडविच बनी हुई है। फॉरेन पॉलिसी गलत रही है। आप चाइना के साथ भी गेम खेल रहे हैं, अमेरिका के साथ भी गेम खेल रहे हैं। ये कंट्री किसी के भी नहीं हो सकते। चाइना से दोस्ती है बड़ी, भाई पाकिस्तान की सबसे अच्छी हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए, क्योंकि एक पुराना रूट्स है उनके एक साथ, उनकी रिश्तेदारियां हैं आज भी। इसी तरह से आज बड़ा खुश नजर आती है गवर्नमेंट इंडिया की कि जी अमेरिका से हमारा ताल्लुक, अमेरिका कभी भी किसी का नहीं हुआ। पाकिस्तान को एक्सपीरियंस है इसका, दुनिया को एक्सपीरियंस है। आज अगर पाकिस्तान अमेरिका शो कर रहा है कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दोस्त है, इसलिए कि अमेरिका का मतलब है चाइना की वजह से। ये बात समझना चाहिए। अवाम के इंटरेस्ट में नहीं है ये, कल छोड़ के भाग जाएगा वो। तो ये तो एक पुरानी चीज है सारी, ये सबको पता है। जो लोग इस पे नजर रखते हैं, हिस्ट्री पढ़ें आप। लिहाजा मेरा तमाम लोगों से अपील है, मेरी हिंदुस्तानियों से, पाकिस्तानियों से, कि मेल मोहब्बत को फरोग करें। अगर ये मेरा वीलॉग हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भी लोग देख रहे हैं तो उनको भी पॉजिटिव लें, नफरतों को खत्म करें। जो हो गया सो हो गया, गलती से हुआ, जैसे भी हुआ, आगे सोचें। हमारी नई नस्ल को जिंदा रहना है इसी खित्ते में, इन्होंने कहीं नहीं जाना। इनके लिए सोचें कि आपस में मेल मोहब्बत से रहें एक दूसरे के साथ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने मेरे फॉलोअर्स हैं वो इस मैसेज को, मेरे इस व्लॉग को तमाम इंडियंस कम्युनिटी में, इंडिया में, पाकिस्तान में, सबको जगह ये प्रमोट करें इस मैसेज को। मैं आइंदा भी ये और डिटेल में चीज़ें बयान करूँगा। ये वक्त काफ़ी हो गया, मेरा व्लॉग भी बड़ा हो गया, लेकिन आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको पूरे को देखिएगा, आप इस मैसेज को प्रमोट करें। और जो यहाँ पर एक कम्युनिटी लीडर्स हैं वो भी आगे आए। इंडियंस का इसमें ज़्यादा फर्ज बनता है क्योंकि वो बड़ी कम्युनिटी है, और फिर हम बात करके एक प्लान भी कर सकते हैं आगे इसको मुहिम कैसे चला सकते हैं। ये चीज़ें हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, मेरा एक पॉजिटिव मैसेज। और इस पे अगर आप तनकीद क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो यू आर वेरी वेलकम। मैं अप्रिशिएट करता हूँ क्रिटिसिज्म को, लेकिन नफरत को नहीं, कोई उल्टी सीधी बात को नहीं।
अगर आप गालियां देना शुरू कर देंगे इसके नतीजे में कि आपने क्यों बात की, ये तो हम दुश्मन है, तो मैं कमेंट को जवाब देने के बजाय डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये नॉनसेंस नहीं है। इसको खत्म करने के लिए तो मैं ये कर रहा हूँ पिछले 30 साल से, और प्रमोट कर रहा हूँ अपनी सहाफत में। फिर इंशाल्लाह बात होगी। तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।